हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस ग्रो द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज की क्लास का टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन, चाल एवं वेग, त्वरण, स्वयं, गति के प्रकार, गति के नियम, बल, बलों के प्रकार, स्वयंकर्षण, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, आवर्ती और आवर्तकाल। इन टॉपिक को कवर करते हुए मैंने मोर देन 100 MCQ क्वेश्चंस, साथ में आपको कंसेप्ट हर एक डिटेल से बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, और उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ये वीडियो रीट लेवल 2, रीट लेवल 1 साइंस के लिए, और RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, पटवार, LDC उन तमाम एग्जाम्स के लिए, RRB, NTPC जिनमें जनरल साइंस में ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू से। देखो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन, बात करेंगे दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक सदिश राशि है, दूसरी अदिश राशि है। दूरी जो है वो रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये एक अदिश राशि होती है जिसमें हमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, केवल मात्रा का ज्ञान होता है। और विस्थापन जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ विस्थापन कहलाता है, यानी किसी प्रथम अवस्था और अंतिम अवस्था जो है, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है, उसके बीच की सबसे सीधी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं। ये सदिश राशि है और इसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। सदिश और अदिश राशियों के बारे में आपको पता है। चाल और वेग, चाल और वेग, यहाँ पर चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चाल है, यानी किसी निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। और चाल और वेग दोनों का ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि चाल का मतलब होता है दूरी बटा समय, और वेग का मतलब होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्योंकि सदिश राशि है, विस्थापन आ गया, सदिश राशि आ गई, इसलिए वेग भी सदिश राशि होगी। तो विस्थापन बटा समय तो हो गया वेग, और दूरी बटा समय हो गया चाल। त्वरण की बात करेंगे। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वेग परिवर्तन की दर को, वेग में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, उस वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसको S से लिखा जाता है, अंतिम वेग v माइनस शुरुआत का वेग u बटा t टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। ये होता है त्वरण, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और ये वेग बटा समय, तो वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड बटा समय यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसकी ऐसा ही इकाई होती है। संवेग की बात करेंगे। संवेग क्या होता है? मोमेंटम जिसको कहते हैं, इसका सूत्र होता है P = mv। मोमेंटम, संवेग जो होता है वो मास द्रव्यमान और वेलोसिटी वेग, द्रव्यमान गुणा वेग को मोमेंटम या संवेग कहते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग की दर जो होती है वो फोर्स के या बल के समानुपाती होती है। इसकी बात करेंगे, डिटेल से समझाऊंगा आपको। गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति और दोलन गति जिसको हम कहते हैं, उनकी बात करेंगे। इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। गति के नियम जो न्यूटन के 3 गति के नियम है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तीसरा नियम, इनके बारे में बात करेंगे। बल और बलों के प्रकार, संपर्क और असंपर्क बल, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन कौन से फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। संवेग का नियम क्या है उसकी बात करेंगे। घर्षण के बारे में बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम और आवर्ती और आवर्तकाल के बारे में। तो ये टॉपिक और इन पर 100 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्न में से किन किन रूप में की जा सकती है? किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति है। गति की परिभाषा है कि किसी कोई निश्चित बिंदु है, हमने कोई एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो गति में है। इसको किस रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है कि तय की गई दूरी, यानी इस बिंदु से तय की गई दूरी इस सापेक्ष में, या विस्थापन, या इस बिंदु से तय किया गया विस्थापन, या A और B दोनों के कंसेप्ट में इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, A और B दोनों, तय की गई दूरी और विस्थापन के संदर्भ में। दूरी और विस्थापन में कोई खास फर्क नहीं है, एक निश्चित दिशा में दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन में दिशा का ज्ञान होगा, दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, जबकि दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता, केवल रास्ते की लंबाई या द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, वेदर ए डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल में और बताता हूँ। देखो स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। अब देखो वस्तु की गति समान या असमान दो प्रकार की गति हो सकती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। समान गति जब
वस्तु का वेग नियत है तो वो समान गति है, एक समान गति है, और जब अगर वेग बदल रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो असमान गति कहलाती है। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जा रही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में जा रही है। तो पॉइंट ए मान लो उसका शुरुआती बिंदु है, प्रारंभिक स्थिति है, और पॉइंट बी उसका अंतिम बिंदु है, अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, ये सीधी दूरी होगी, ये वस्तु का विस्थापन है। और अगर मान लो इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंचने पर इस रास्ते के द्वारा पहुंचा गया है, तो इस रास्ते का मान लो ये रास्ता है बी और पहले वाला रास्ता है ये वाला, मान लो रास्ता ए है, दो रास्ते हो गए यहाँ पर। रास्ता ए जो ये वाला है सीधा, और ये रास्ता बी जो दूसरा वाला है, ये रास्ता बी है, ये वाला रास्ता बी है। अब दोनों केस में दूरी अलग अलग आएगी, लेकिन दोनों ही रास्तों से अगर हम यहाँ ए से बी पर पहुंचेंगे तो दोनों में विस्थापन समान आएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी तो यही होगी ए से बीच वाली, यानी रास्ता ए। तो दोनों केस में विस्थापन एक होगा, लेकिन दोनों केस में दूरी अलग अलग होगी। दूरी का मतलब होता है तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, जबकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, इसमें दिशा इन्वॉल्व होगी। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं, इसके ऊपर एरो का निशान लगा के, इस तरह से तीर का निशान लगा के लिखा जाता है। तीर का निशान का मतलब ये सदिश राशि है, और बिना तीर के निशान के जब लिखते हैं तो वो डिस्टेंस को अगर हम एस से लिखे तो यहाँ पर ये अदिश राशि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इसी तरह से चाल और वेग भी अदिश और सदिश राशि है। चाल अदिश है, वेग सदिश है। तो इनके बारे में देखते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए हुए, और इन स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना कि कौन से सही है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। और तीसरा है कि चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इनमें से कौन से सही है? तो देखो मैं आपको बता दूं, पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, यानी चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो ये बात सही है कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी चाल है, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। जबकि वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय, यानी यहाँ दूरी की जगह अगर विस्थापन आ गया तो वो हो गया वेग। तो विस्थापन बटा समय को वेग कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, और प्रति इकाई समय में वस्तु का विस्थापन जो है वो उसका वेग कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए वेग भी सदिश राशि हो जाएगा। तो विस्थापन वेग जो है वो सदिश राशि है, और चाल जो है वो अदिश राशि है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये बात गलत है। देखो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चाल का सूत्र है दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक, यहाँ पर दूरी को हम लिखते हैं मीटर में और समय को लिखते हैं सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल जिसको हम v से लिखते हैं, v बराबर क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। इसी तरह से वेग को भी v से लिखा जाता है, इसका मात्रक भी यही होगा, क्योंकि विस्थापन और दूरी को हम मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड किसकी इकाई हो गई? वेग की और चाल की। तो वेग और चाल की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो त्वरण की इकाई होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 कथन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। बल सदिश है कि ऊर्जा सदिश है कि चाल या तापमान? तो देखो तापमान में कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता, तापमान जो है वो अदिश राशि है। और इसी तरह से चाल का भी हमने डिस्कस किया, चाल भी अदिश राशि है, क्योंकि चाल दूरी बटा समय होता है, दूरी अदिश राशि है। ऊर्जा में भी कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता, तो ऊर्जा भी अदिश राशि है। बल सदिश राशि है, क्योंकि बल होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और बल हमेशा किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ही लगता है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। और त्वरण वेग परिवर्तन की दर है। तो और वेग जो है वेग बटा समय, यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, और वेग एक सदिश राशि है, तो फोर्स भी सदिश राशि हो जाएगा। यानी बल जो है वो एक सदिश राशि होती है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां कहलाती है। जैसे वेग सदिश राशि है। इसी तरह से हमने देखा कि विस्थापन एक सदिश राशि है,
त्वरण एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, ये सदिश राशियाँ होती हैं। और जिन राशियों में, भौतिक राशियों में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो अदिश राशियाँ कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे दूरी एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, इस तरह से। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या है। इनमें से बल का मात्रक क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो देखो बल F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, एम गुणा ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। m द्रव्यमान है और a त्वरण है, तो इन दोनों की राशियाँ क्या है, उस हिसाब से बल की राशि निकल जाएगी। देखो द्रव्यमान की राशि होती है किलोग्राम, SI राशि किलोग्राम होती है द्रव्यमान की, और त्वरण की SI इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है, त्वरण एक्सेलरेशन जो है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन यानी वेग बटा समय। और वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है वेग, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन को नापते हैं मीटर में, तो मीटर अपॉन सेकंड हो गई किसकी इकाई, वेग की इकाई। तो यहाँ पर वेग की जगह तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई होगी, किलोग्राम बटा मीटर पर सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं न्यूटन। वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में बल की ऐसा इकाई को न्यूटन कहते हैं, और ये होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, वह उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, या ऑप्शन सेकंड है कि वह उस बल से कम होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, या वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, या वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता रहता है। 4 कथन दिए हुए, इनमें से कौन सा सही है ये हमें पता करना है। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते देखो हम कौन कौन से कथन सही है, सत्य कथन पहचानना है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट है, एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल सृष्टि में समस्त पिंडों में या सभी वस्तुओं का एक ये गुण है, सभी वस्तुओं के पास में या सभी पिंडों के पास में एक आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा वो दूसरे वस्तुओं को, दूसरे पिंडों को अपनी ओर खींचते हैं, तो वह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र जो है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर बता दूं आपको कि कैपिटल G है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और कैपिटल M मान लो एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है पहले का, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अगर हम गुरुत्वाकर्षण निकालते हैं तो कैपिटल M यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, स्मॉल m चंद्रमा का द्रव्यमान हो जाएगा, और आर स्क्वायर इन दोनों के बीच की दूरी। यानी गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच में, जिस भी पिंडों या ऑब्जेक्ट के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। F जो है वो समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी F is inversely proportional to square of the distance between the object। F व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। और अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के संबंधित ये जो क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, जिस गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, सूर्य के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसी की वजह से हमारा सोलर सिस्टम या सौरमंडल काम करता है। सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। इसी प्रकार पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी वजह से चंद्रमा इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और पृथ्वी पर सारी चीज़ें जो है वो अपनी सही स्थिति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से टिकी हुई है। इसके वायुमंडल में हमारा चलना फिरना ये सब पृथ्वी पर इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से संभव होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, वह उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। यानी पृथ्वी जिस बल से सूर्य को आकर्षित करती है उससे अधिक बल सूर्य का है जिसके द्वारा वो पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि वह उस बल से कम होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी अधिक बल से उसको आकर्षित कर रही है सूर्य को, और सूर्य कम बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, यानी जिस बल से सूर्य पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है वो बल, और जिस बल से पृथ्वी सूर्य को आकर्षित कर रही है वो दोनों बल बराबर है। और चौथा स्टेटमेंट है कि वह बल जो दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता रहे। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो
स्टेटमेंट तीसरा सही है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, ये दोनों पिंडों के द्वारा बराबर एक दूसरे पर डाला जाता है। यानी पहला पिंड जिस बल से दूसरे पिंड को खींच रहा है, दूसरा पिंड भी उसी बल से पहले पिंड को खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संतुलन वाला बल है, बैलेंस्ड फोर्स है, संतुलित बल है। तो सूर्य जिस बल से पृथ्वी को खींचता अपनी ओर खींचता है, उसी बल से पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है। और जहां पर दोनों बल संतुलित है वहां पर दोनों की स्थिति है, और इस तरह से पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। साथ में ये बात भी सही है चौथा स्टेटमेंट भी, कि दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता रहता है। क्योंकि हमने अभी देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, और अगर दूरी ज़्यादा होगी दोनों के बीच में तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर r का मान बढ़ेगा तो f का मान घटेगा, है ना, और अगर r का मान घटेगा तो f का मान बढ़ेगा, इस तरह से। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है? तीसरा और चौथा सही है। तो जिस ऑप्शन में तीसरा और चौथा है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन चौथा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बलों में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण है? इनमें से कौन से वो बल है जो असंपर्क बल है? असंपर्क बल कौन से, वो हमें पहचानना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि दो तरह के बल होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो बल जिनको लगने के लिए वस्तु से संपर्क आवश्यक है उनको हम संपर्क बल कहते हैं, और जिन बलों को लगाने के लिए वस्तु से संपर्क आवश्यक नहीं है वो असंपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इन बलों में से संपर्क और असंपर्क बलों के आपको अलग अलग उदाहरण दिए हुए। इसमें से असंपर्क बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को पहचानना है कि जिसमें वो बल लगाने के लिए उस वस्तु से संपर्क होना आवश्यक नहीं है। तो बल है घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल। तो इनमें से असंपर्क बल कौन से? तो देखो असंपर्कीय बल यहाँ पर है, चुंबकीय बल असंपर्क बल है, और इसके अलावा यहाँ पर स्थिर विद्युत बल ये भी असंपर्क बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल ये भी असंपर्क बल है, पेशीय बल और घर्षण बल ये संपर्क बल है। तो असंपर्क बल है 2, 3 और 4, तो जिसमें 2, 3, 4 है वो सही हो जाएगा। असंपर्क बल कौन से? ऑप्शन बी ठीक है। देखो चुंबकीय बल में अगर हम एक चुंबक के पास में दूसरे चुंबक या कोई लोहे की वस्तु रखें तो इन दोनों को एक दूसरे को संपर्क करना जरूरी नहीं है। ये चुंबक इसको अपनी ओर एक फोर्स से खींचेगी बिना संपर्क में आई, तो असंपर्क बल है। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल भी असंपर्क बल होता है। जैसे अगर हम कंघे को रगड़े अपने बालों में तो कंघे पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से उस पर एक बल आ जाता है, स्थिर विद्युत बल, और वो अब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को बिना टच करे भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है। और गुरुत्वाकर्षण बल ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है। भले ही हम जैसे सूर्य के सीधे संपर्क में नहीं है, फिर भी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हम पर है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हम पर है, तो ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है। जबकि घर्षण बल हमेशा दो सतह के बीच में काम करता है, दोनों का संपर्क होना आवश्यक होता है। जैसे जब हम चलते हैं तो हमारे पैर और फर्श के बीच में, आंगन के बीच में, जमीन के बीच में जो बल है वो घर्षण बल है। जब गाड़ी सड़क पर चलती है तो गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में सीधा संपर्क है, जब तक संपर्क है तभी घर्षण बल काम करेगा, बिना संपर्क के घर्षण बल काम नहीं करेगा। पेशीय बल, अगर हम बाल्टी पानी की भर के मान लो उठा रहे तो हमारी पेशियों का उस बाल्टी से संपर्क होना जरूरी है, तभी ये बल काम करेगा। तो ये दोनों संपर्क बल है, और चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल के उदाहरण है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। गुरुत्व बल के बारे में ये कुछ कथन दिए हुए, तो इनके ऊपर हमें विचार करना है या कौन कौन से यहाँ पर सही है ये स्टेटमेंट हमें पता करना है। देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए और तीनों के हिसाब से हमको बताना है कि कौन से सही है। 3 स्टेटमेंट क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। कि पहला स्टेटमेंट है कि गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। दूसरा स्टेटमेंट है कि विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। अब इनमें से कौन से सही है? तो देखो पहला स्टेटमेंट की गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, ये गलत है। गुरुत्व बल इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं का अपना एक गुण है, चाहे वो वस्तु कितनी छोटी है या बड़ी है, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वस्तु का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो गुरुत्व बल सभी वस्तुओं का गुण है, इसीलिए तो इसको सार्वत्रिक यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, सार्वत्रिक नियम है। यानी जो सृष्टि के सभी, ब्रह्मांड के सभी भागों में सभी वस्तुओं पर जो एप्लीकेबल है, जो लगता है, वो सार्वत्रिक होता है, तो यूनिवर्सल है। विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि गुरुत्व बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। ऊपर से नीचे की ओर पानी इसीलिए बहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उनको नीचे की ओर खींचता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंके तो वो नीचे इसीलिए आती है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ खींचता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि 2 और 3 ठीक है।
तो केवल 2 और 3 ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इनमें से वह कौन सा उपकरण है जो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सीलरोमीटर और अल्टीमीटर। तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर। गाड़ियों में 2 तरह की घड़ियां लगी रहती है, डिजिटल या एनालॉग, आजकल ज़्यादातर डिजिटल ही आती है। तो ओडोमीटर चली गई दूरी को बताता है कि कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी है। वो किलोमीटर वाली जो सुई होती है वो ये ओडोमीटर है। एक्सीलरोमीटर एक्सीलरेशन, यानी हमें ये बताता है कि चाल में कितनी वृद्धि हुई है। एक्सीलरेशन यानी त्वरण को बताता है, चाल में वृद्धि की दर को मापने का यंत्र है। और स्पीडोमीटर में स्पीड बताता है कि गाड़ी की अभी स्पीड कितनी है, किस हिसाब से ये चल रही है, स्पीड को बताता है। और अल्टीमीटर जो है वो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए काम में लिया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई नापी जाती है कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक्सीलरोमीटर यानी एक्सीलरेशन को, त्वरण को बताता है, यानी वेग परिवर्तन की दर को, गति में परिवर्तन की दर को बताता है। ओडोमीटर चली गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, और स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड या गति को बताता है। तो कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है? तय की गई दूरी को बताने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ओडोमीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाल का मूल मात्रक क्या है। इनमें से चाल का मूल मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति मिनट है कि किलोमीटर प्रति घंटा है कि मीटर प्रति मिनट है कि मीटर प्रति सेकंड है। तो देखो चाल होता है, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी का एसआई और समय की एसआई इकाई से चाल की एसआई इकाई निकल जाएगी। दूरी की एसआई इकाई मीटर, समय की एसआई इकाई सेकंड। तो चाल या वेग का एसआई मात्रक, एसआई इकाई या मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन डी में है, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण कहलाता है। दूसरा है कि वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? 2 कथन आपके सामने दिए हुए, तो हमें पहचानना है कि कौन सा सही है। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण कहलाता है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन बटा समय। और वेग परिवर्तन यानी अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u, इसमें से माइनस करेंगे तो ये वेग परिवर्तन आ जाएगा। वेग परिवर्तन की दर अपॉन टाइम इज एक्सीलरेशन, त्वरण का यही सूत्र है, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इसी से पहला समीकरण बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो गति का प्रथम समीकरण है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो यहीं से बन जाएगा। भाई इन दोनों को क्रॉस गुणा करें, इन दोनों को क्रॉस गुणा करें, जैसे एक के नीचे एक मान ले, इन दोनों को गुणा करेंगे तो v माइनस यू तो एक तरफ आ जाएंगे और बराबर हो जाएगा a गुणा टी ए टी। अब इसमें से मुझे v निकालना है तो मैं क्या करूँगा, u को इधर लेके जाऊँगा, तो u इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो इधर आके हो गया u प्लस ए टी। यही गति का पहला समीकरण है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहली बात बिल्कुल सही है कि किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण कहलाता है। v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, त्वरण। वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है जैसे उपग्रह पृथ्वी की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है, ये एक समान वृत्तीय गति है। पृथ्वी सूर्य की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ये एक समान वृत्तीय गति है। या कोई साइकिल सवार अगर किसी सर्कुलर पाथ पे एक समान गति से चल रहा है तो ये एक समान वृत्तीय गति है। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब होता है कि वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। स्टेटमेंट दूसरा भी ठीक है, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर पाथ में, वृत्तीय पाथ में अगर कोई एक समान चाल से, बिना चाल को बढ़ाए घटाए एक समान चाल से अगर कोई गतिमान है तो ये गति उसकी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन त्वरण का मात्रक है? त्वरण का मात्रक क्या है ये हमें पहचानना है। तो देखो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि मीटर पर सेकंड है कि मीटर
पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहले ये देख लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है त्वरण। अब वेग बटा समय है, v माइनस यू यानी वेग परिवर्तन बटा समय, तो वेग परिवर्तन बटा समय यानी वेग बटा समय। और वेग की इकाई क्या होती है, वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, और बटा समय तो गुणा समय ये टी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर सेकंड स्क्वायर भी नहीं है, मीटर सेकंड भी नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सही है। चाहे तो हम इसको ऐसे लिखें जैसा ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे हम इसको ऐसे लिखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ये एक समान त्वरित गति है कि एक समान वेग है कि एक समान चाल है कि इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है ये हमें पहचानना है। तो सही उत्तर यहाँ पर है एक समान त्वरित गति। अगर कोई वस्तु स्वतंत्र पूर्वक गिरे यानी उस पर हवा का फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, घर्षण बल नहीं है, निर्वात में अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो वो एक समान त्वरित गति है। वहाँ पर फिर वो एक समान त्वरित गति से गिरने वाली वस्तु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी उसकी। यानी अगर हम कोई हल्की और भारी दोनों चीज़ों को अगर एक साथ गिराएंगे ऊपर से नीचे, तो निर्वात में अगर वायु का घर्षण नहीं है तो दोनों वस्तुएं समान त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगी, यानी समान त्वरण होगा दोनों में और दोनों समान समय बाद नीचे पहुंचेगी। ये एक समान त्वरित गति होती है। यदि किसी वस्तु की सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण गति कहते हैं। देखो, एक समान त्वरित गति का मतलब यह है कि या तो उसका वेग एक समान दर से बढ़ रहा है या उसका वेग एक समान दर से घट रहा है। अब इस एग्जाम्पल में जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो उसका वेग एक समान दर से बढ़ेगा। ठीक है, एक समान दर से बढ़ने का मतलब यहाँ पर है कि जैसे मान लो यहाँ से वस्तु 0 सेकंड से स्टार्ट करके मान लो यहाँ 10 सेकंड में नीचे पहुँची और हर यहाँ पर उसकी स्पीड 0 थी, और मान लो यहाँ नीचे पहुँचते टाइम उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर उसकी गति है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, और हर एक सेकंड में उसकी स्पीड मान लो 1 बढ़ती है। यहाँ पर 0 थी स्पीड, यहाँ पर 1 हो जाती है, फिर यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, यहाँ 3 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर, 5, 6, 7, 8, 9, और नीचे जब टच किया ग्राउंड को तब उसकी गति थी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो समान समय अंतराल में यानी प्रति सेकंड में उसकी गति कितनी बढ़ी, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर समान समय अंतराल में समान दर से किसी की गति में वृद्धि या कमी हो तो ये गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। और स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तुएं एक समान त्वरित गति से आती है जब वायु का घर्षण नहीं है, निर्वात में गिरती है तब। और सबसे अधिकतम गति यहाँ पर होगी जब वो ग्राउंड पर टच करेगी। बाकी यहाँ पर सबसे कम गति होगी, इस जगह 0 होगी, और यहाँ से स्टार्ट करके नीचे सबसे मैक्सिमम गति के साथ में ये पहुँचेगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है। इनमें से वृत्तीय गति के कौन कौन से उदाहरण उनको हमें पता करना है। तो चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है जो एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है। अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है या सर्कुलर पाथ है, वर्ताकार कक्ष है, और उस वर्ताकार कक्ष में जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इसी वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ही वर्ताकार कक्ष में गति करता है। अब वो ये गति कैसे होनी चाहिए, नियत चाल से होनी चाहिए। चाल न घटनी चाहिए न बढ़नी चाहिए, यानी त्वरण शून्य रहना चाहिए, त्वरण नहीं होना चाहिए, त्वरण पैदा नहीं होना चाहिए। नियत चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नियत चाल होनी चाहिए। तो नियत चाल से अगर कोई गति कर रहा है वस्तु और किस पाथ में गति कर रहा है, वर्ताकार पथ में, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो उदाहरण पहला भी सही है, उदाहरण दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चंद्रमा पृथ्वी की गति भी एक समान वृत्तीय गति है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह भी एक समान वृत्तीय गति है, और वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार भी एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए और उनमें से हमें सही उत्तर बताना है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा है कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। हमें पता करना है कि कौन कौन से सही है। पहला दूसरा सही है कि दूसरा सही है केवल, कि दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। कि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ घर्षण की जगह आएगा जड़त्व, इनर्शिया।
यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है कि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध किया जाता है, और ये प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका उतना ही अधिक जड़त्व होगा, यानी भारी वस्तु अपनी गति में परिवर्तन का अधिक विरोध करेगी हल्की वस्तु की अपेक्षा। तो वस्तुओं द्वारा, जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु गतिशील है, एक समान दर से अगर वो गति कर रही है, सरल रेखीय गति कर रही है, तो वो गति में ही रहनी चाहती है, वो अपने गति में परिवर्तन का विरोध करती है, और ये विरोध करने की टेंडेंसी प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है। और यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि विराम अवस्था में वस्तुएं विराम अवस्था में रहना चाहती है, एक समान दर से गति करती हुई वस्तुएं उसी समान दर से गति करना चाहती है जब तक कि उन पर कोई बाएं बल या बाएं कारक जो उनकी गति की अवस्था को परिवर्तित कर दे वो नहीं लग रहा है। और वो बाएं कारक जो वस्तुओं की गति में, वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन कर दे, वो बाएं कारक ही बल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। घर्षण हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगता है, दो सतह के बीच में लगता है, और ये हमेशा गति के विपरीत काम करता है। अगर किसी, मान लो ये दो सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है नीचे, ठीक है, और अगर इन दोनों सरफेस में आपस में गति हो रही है तो घर्षण बल इन दोनों सतह के बीच में लगेगा। दोनों सतह को एक दूसरे के संपर्क में होना जरूरी है, और ये घर्षण बल, अगर गति इस दिशा में हो रही है तो घर्षण बल की दिशा ये होगी। ये हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है, रिटार्डेशन होता है, ये अपोजिट फोर्स होता है। इट ऑलवेज अपोज द मोशन, गति का हमेशा विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। तो स्टेटमेंट दूसरा ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। ये गलत है। जैसे मैंने आपको भी बताया, जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान का माप होता है, द्रव्यमान का माप जड़त्व होता है। यानी जड़त्व नापने के लिए हमें क्या करना है, वस्तु का द्रव्यमान मापना है। जिसका जितना अधिक द्रव्यमान है उसका उतना अधिक जड़त्व होगा। तो सभी वस्तुओं का जड़त्व समान नहीं होता, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, यानी इनर्शिया, जड़त्व जो है वो मास की प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड करता है। तो कौन से सही हो गए, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन की गति के तीनों नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। ये न्यूटन की गति के तीन नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तीनों यहाँ पर लिखे हुए, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये बताना है कि कौन सही सुमेलित है, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या केवल तीसरा या पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही सुमेलित है क्या। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले गति का पहला नियम, वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। यही गति का प्रथम नियम है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी वस्तु की अपनी अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति ही उसका जड़त्व कहलाती है। तो पहला नियम जड़त्व का नियम है, यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में है या अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर एक समान गति से है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी। विराम अवस्था वाली विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, सरल रेखा पर एक समान गति करती हुई वस्तु सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। ये असंतुलित बल इसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकता है। तो पहला नियम सही है। दूसरा नियम पढ़ते हैं क्या है। गति का दूसरा नियम कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है। ये नियम भी बिल्कुल सही है, यही गति का दूसरा नियम है। गति के पहले नियम से हमें ये पता चला कि बल होता है, या बल किसे कहते हैं, बल की परिभाषा निकल के आई। बल की परिभाषा क्या है, असंतुलित बल कार्य न करे। तो यानी बल वह है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन कर दे। बाएं कारक, वह बाएं कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे वह बल कहलाता है। ये न्यूटन के प्रथम नियम से हमें पता चला बल की परिभाषा। अब दूसरे नियम से हमें पता चलता है कि बल कितना होगा। तो दूसरे नियम से हमें पता चलता है कि बल हमेशा संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा और उसी दिशा में होगा जिस दिशा में संवेग परिवर्तन हुआ है। यानी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर और बल की दिशा एक ही होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है। यानी जो असंतुलित बल है एफ ये हमेशा समानुपाती होता है किसके, संवेग परिवर्तन की दर के। अब संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर के बारे में हम बात कर लेते हैं। F = ma, ये जो आता है ना, ये सूत्र इसी से आता है। दूसरे नियम से हमें बल कितना लगेगा ये पता चलता है। पहले नियम से हमें पता चलता है कि बल क्या है, वह बाएं असंतुलित कारक जो वस्तु की अवस्था बदल दे। दूसरे में पता चलेगा कि बल कितना लगेगा, तो m × a जितना लगेगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण जितना लगेगा। अब इसको समझते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है और बल, आरोपित बल संवेग परिवर्तन की किस तरह से समानुपाती होता है, इसको समझते हैं।
सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि संवेग कहते कैसे हैं। तो देखो संवेग का मात्रक होता है p और संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, यानी p = m/v, ये कहलाता है संवेग। ये एक सदिश राशि है, न्यूटन ने इसे दिया था और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। अब संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है बल, ये दूसरा नियम है। तो संवेग में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो पहले तो संवेग में परिवर्तन निकाल लेते हैं, फिर उसको डिवाइड बाय t कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर आ जाएगी। जैसे मान लो कोई एक वस्तु है और उसका संवेग जो है मोमेंटम है वो अंतिम मोमेंटम मान लो p2 है और पहले उसका मोमेंटम p1 था, ठीक है। मतलब कि उसका p1 से संवेग बदलकर p2 हो गया, जो भी था यहाँ पर मान लो 10 20 30 जो भी था वो अब 40 50 हो गया, कुछ भी हो गया। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, अंतिम माइनस प्रथम, यही तो परिवर्तन हुआ, यानी p2 - p1, यही तो संवेग में परिवर्तन है, p2 - p1, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है आरोपित बल। तो आरोपित बल को हम लिखते हैं F से, तो F समानुपाती हो गया किसके, p2 - p1 के। अब देखो F समानुपाती p2 क्या है यहाँ पर, p2 यहाँ पर है फाइनल अंतिम संवेग, तो संवेग होता है m × v, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। अब अंतिम वेग को हम लिखते हैं v, तो p2 की जगह आ गया mv माइनस ये p1 क्या है, ये प्रारंभिक संवेग है और संवेग का सूत्र हमें पता है p = m/v, यानी मास × वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर मास कितना है, मास तो वही रहना द्रव्यमान तो, और वेलोसिटी शुरुआत की वेलोसिटी क्या थी u, तो ये सूत्र क्या बन गया, F समानुपाती m, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं v - u। ये संवेग परिवर्तन हुआ, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होते हैं, तो दर यानी डिवाइड बाई t। अब इसको हम डिवाइड बाई t कर देंगे तो हमारे सामने सूत्र क्या आ गया, हमारे सामने सूत्र आ गया F समानुपाती mv - u/t, ये सूत्र आ गया, ठीक है। और अगर हम समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जो होता है k, F = k mv - u/t। अब मान लो किसी का प्रारंभिक वेग u 0 था तो v - 0 यानी v रह जाएगा, तो ये हो जाएगा mv/t, ठीक है। अब देखो mv/t, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, देखो अगर इस पर ध्यान दे v - u/t, तो ये क्या है, ये त्वरण है भाई, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम, ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो F = ये नियतांक k और आगे ये जो था v - u/t, ये क्या हो गया, a हो गया, तो F = kma। अब ये k जो है वो एक नियतांक है और इसका मान होता है, k का मान जो है वो 1 किलोग्राम, अगर मान लो 1 किलोग्राम द्रव्यमान है वस्तु का और उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे में बल 1 न्यूटन हो जाएगा और इस नियतांक का मान 1 हो जाएगा। तो इस नियतांक के मान को 1 मान लेते हैं और सीधा सीधा हम यहाँ पर फॉर्मूला बना देते हैं, F = m × a। तो ये है न्यूटन की गति का दूसरा नियम और इससे हमें बल कितना लगेगा, बल की मात्रा का पता चलता है। पहले नियम से हमें पता चला कि बल की परिभाषा की बल क्या है, दूसरे से पता चला कि बल कितना लगेगा, F = ma जितना लगेगा। तो दूसरा नियम भी यहाँ पर ठीक है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है। अब तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, यानी जितनी क्रिया होती है उतनी ही प्रतिक्रिया होती है, लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दो बल है और ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक को माइनस लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हमने क्रिया वाला ये बल अगर प्लस में लिया धनात्मक, तो ये माइनस में होगा, लेकिन दोनों बराबर होंगे, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है और ये दोनों भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, एक वस्तु पर कार्य नहीं करती। यानी क्रिया वाला बल, जैसे मान लो ये वस्तु, कोई दो वस्तु है, जैसे एक वस्तु है A, ये एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। अगर वस्तु A वस्तु B पर क्रिया वाला बल लगा रही है, यानी इस बल को हम कहेंगे क्रिया बल। बदले में मान लो वस्तु B वस्तु A पर जो बल लगा रही है उसको हम कहेंगे प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, तो क्रिया बल किस पर लग रहा है, B पर, प्रतिक्रिया बल किस पर लग रहा है, A पर। तो दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं ये बल। अगर यही बल एक ही वस्तु पर लगता है, जैसे मान लो इसी वस्तु पर ये
लगता क्रिया बल और इसी वस्तु पर अगर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता तो गति तो होती ही नहीं, जीरो हो जाते हैं। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दोनों बल, क्योंकि दोनों बल होते कैसे, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत, तो समान और विपरीत बल तो कैंसिल कर देंगे। मान लो ये भी 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन, अब दोनों ये +5 ये -5, तो +-5 यानी 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नियत जो तुल्य बल निकलता है वो 0 हो जाता। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग वस्तुओं पर, इसलिए तुल्य बल 0 नहीं होता। ये बल इस वस्तु पर काम करता है और ये वाला बल इस वस्तु पर काम करता है, इसलिए एक दूसरे पर 0 नहीं करते। जैसे जब राइफल से गोली छूटती है तो गोली आगे की तरफ जाती है, राइफल पीछे की तरफ जाती है, इसलिए हमें हाथ में झटका महसूस होता है राइफल छोड़ने वाले को। इसी तरह से जैसे मान लो नाव से, अगर कोई आदमी नाव से कूद के समुद्र पे आ रहा है तो जब वो जंप करता है तो नाव पीछे की ओर चली जाती है, क्योंकि वो जब आगे जंप कर रहा है तो नाव पर क्रिया बल लगा रहा है, तो बदले में नाव उस आदमी पर प्रतिक्रिया बल लगा रही है, जिसकी वजह से वो कूद पाता है। जब हम चलते हैं तो हम जमीन को पीछे की तरफ खिसकाते हैं, ये क्रिया बल है, तो बदले में जमीन भी हमको उसी बल से आगे की तरफ खिसकाती है, इसलिए हम चल पाते हैं, संभव होते हैं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। दो बल है, एक क्रिया बल एक प्रतिक्रिया बल, दोनों बराबर है और विपरीत दिशा में है, लेकिन दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, नष्ट नहीं हो पाते। तो तुल्य बल जो होता है इन दोनों का रिजल्टेंट वो 0 नहीं होता। तो कौन कौन से सही है, तो तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, ठीक है, जो ये बताता है कि वस्तु अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में है तो वह तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करे। दूसरा नियम ये बताता है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में ही होती है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और दोनों भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है, बल का एसआई मात्रक कौन सा है, तो देखो बल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बल क्या होता है, F = m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, और त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी ठीक है, इसी को न्यूटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कौन सा कथन है ये पता करना है। तो पहला देखो, पहला स्टेटमेंट है कि वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी संवेग p जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल होता है, तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। तो ये न्यूटन के दूसरे नियम का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। p = mv होता है और संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती और उसी दिशा में होती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। देखो ये संवेग संरक्षण का नियम है कि जब भी कोई दो वस्तुएं टकराती है, उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होती है, जो भी उनके बीच में घटना घटित होती है, तो उस घटना घटित होने से पहले, उस इंटरेक्शन से पहले जितना उन दोनों वस्तुओं का मोमेंटम था, जितना संवेग था, उतना ही उस घटना होने के बाद में संवेग रहेगा। अगर एक वस्तु का संवेग घटता है एक का, तो दूसरे का उतना ही बढ़ता है जितना पहले का घटता है, यानी कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है। तो दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या सुरक्षित रहता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है और ये संवेग संरक्षण का नियम है, तो दोनों जिसमें है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है, इनमें से संवेग मोमेंटम का एसआई मात्रक कौन सा है। तो देखो संवेग p होता है, p = द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी, p = mv होता है। अब इसका एसआई निकालने के लिए, एसआई सूत्र इकाई निकालने के लिए इनकी एसआई इकाई निकालनी पड़ेगी, इनकी हमें मालूम होना चाहिए। तो मास द्रव्यमान की एसआई इकाई होती है किलोग्राम, तो किलोग्राम इनटू v यानी वेलोसिटी वेग, और वेग की एसआई इकाई होती है, वेग होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। विस्थापन की एसआई इकाई होती है मीटर और समय की होती है सेकंड। तो किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड, ये इसकी इकाई हो जाएगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। चाहे तो ऐसे लिखो और चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड -1, सेकंड की पावर -1। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी वाला, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, किलोग्राम मीटर इन सेकंड। तो निम्न में से कौन सा न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है, ये अगला प्रश्न है।
तो पहले तो हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, फिर हमें न्यूटन का द्वितीय नियम के हिसाब से देखेंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है और उसी दिशा में होते हैं जिस दिशा में आरोपित बल है। अब स्टेटमेंट पहला है कि किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर आगे की ओर चले जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन न्यूटन का द्वितीय नियम नहीं है, ये न्यूटन का पहला नियम है, जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम के अनुसार क्योंकि वस्तु गाड़ी के साथ में हम भी चलायमान है, हमारा शरीर भी गति कर रहा है, लेकिन अभी गाड़ी को ब्रेक लगाते गाड़ी रेस्ट में आ गई, विरामावस्था में आ गई, लेकिन अभी हमारा शरीर गाड़ी के साथ में गति में ही रहना चाहता है। इसलिए हम जो हमारा शरीर बस के साथ जुड़ा रहता है सीट पर, वो शरीर तो बस के साथ पीछे रह जाता है और बाकी का जो शरीर ऊपर जो हवा में खुला रहता है वो आगे चला जाता है, इसलिए हमें आगे की तरफ धक्का महसूस होता है। इसी तरह से अगर कोई स्थिर गाड़ी है अचानक से चल दे तो हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो गाड़ी के सीधे संपर्क में है, सीट पर जो हम बैठे हैं, तो जो शरीर सीट के साथ में है वो तो आगे चला जाता है गाड़ी के साथ में, और बाकी का जो हवा में खुला सिरा है वो पीछे की तरफ रह जाता है। तो अचानक गाड़ी के चलने पर हम पीछे की तरफ धक्का खाते, और गाड़ी अगर चल रही है और वो एकदम से ब्रेक लगाते तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये दोनों ही जड़त्व के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अगला स्टेटमेंट है किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर को टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाले गोटी को ही ढेरी से बाहर निकालना। तो ये भी जड़त्व का उदाहरण है। जैसे मान लो अगर यहाँ ढेरी है, इस तरह से ढेरियाँ पड़ी, एक के ऊपर एक गोटी पड़ी है, और अगर किसी स्ट्राइकर से यहाँ से अगर इसको टकराए स्पीड से और इस नीचे वाले गोटी को हटा दे और इसकी जगह ये वाले गोटी फिट हो जाए और ये वाले गोटी बाहर निकल जाए, तो ये भी जड़त्व का है, क्योंकि ये स्थिर अवस्था का जड़त्व है, ये स्थिर रहना चाहते हैं, ये वाले ऊपर वाले, ये आया केवल गति में तो ये तो गति कर जाता है आगे, लेकिन ये स्थिर के स्थिर रहना चाहते हैं तो ये गिरते नहीं है, यहीं के यहीं रह जाते हैं, ये जड़त्व है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? तो तीसरा स्टेटमेंट है कि क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक को गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना। बस यही है सही एग्जाम्पल इसका, कि क्रिकेट के खेल में जब कैच लपकता है क्षेत्र रक्षक, तो गेंद जब उसके हाथों को छूने वाली होती है तो वो गेंद के साथ साथ अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है ताकि उसको कम चोट लगे। यानी कम चोट क्यों लगे? ताकि उसके हाथों पर कम बल अप्लाई हो, कम फोर्स पड़े। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो समानुपाती है, बल समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के, इसके समानुपाती है v-u/t के। अब वो क्या करता है? इस बल को कम करना चाहता है, F को कम करना चाहता है। F कब होगा? जब या तो m कम हो या v-u/t का मान कम हो। तो इस v-u/t का मान कब कम होगा? जब t का मान बढ़ा देगा। भाई यहाँ पर ऊपर वाली राशियों के सीधा समानुपाती है, यानी वेलोसिटी v-u ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा रहेगा, m ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर t ज़्यादा है तो F कम हो जाएगा। तो वो टाइम बढ़ा रहा है, जितना ज़्यादा टाइम वो लगाएगा ना उतना ही ये फोर्स बल कम हो जाएगा। तो वो अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाता है बॉल के साथ साथ, ताकि ये v-u/t है ना, यानी अंतिम वेग को फाइनल शुरुआत के वेग से माइनस करके टाइम से डिवाइड करने पर इसका मान कम से कम आए। अगर वो मान लो ये काम, जैसे उसकी वेलोसिटी जो थी वो मान लो 50 थी, 50 से 0 हुई, ठीक है, तो 50 से 0 होने का मतलब 50, अब 50 कितने टाइम में हुआ? मान लो 1 सेकंड में ही उसने 0 कर दिया, एकदम से रोक लिया, तो ये इसकी वैल्यू 50 आ गई। 50 गुणा m, फोर्स का मान ज़्यादा रहेगा। अब अगर मान लो उसने 1 सेकंड के बजाय इसी को कम करने में 50 से 0 करने में 5 सेकंड का टाइम लगा दिया, यानी गेंद के साथ साथ हाथों को पीछे लगे यार, उस काम में उसको 5 सेकंड लग गए, तो 50/5 10। अब 10 से ही गुणा करना पड़ेगा ना मास को। तो पहले के बजाय जो बल था वो कितना हो गया? पहले 50 से गुणा हो रहा था, अब 10 से गुणा हो रहा है। तो देख लो आप कितना गुना कम हो गए, 4 गुना कम बल लगेगा। तो ये है न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण। तो स्टेटमेंट तीसरा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, जिस ऑप्शन में ये है सी में वो ठीक आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है? इनमें से कौन कौन सी वो पुस्तकें हैं जिनको गैलीलियो गैलीली ने लिखी थी? देखो, गैलीलियो गैलीली इटली का एक खगोलशास्त्री था, दार्शनिक और गणितज्ञ था, और साथ साथ में ये बहुत अच्छा शिल्पकार भी था। इसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने। बहुत तरह की इसने सीरीज ऑफ टेलीस्कोप विकसित करी थी। इसके साथ साथ इसने पहली लोलक घड़ी जो पेंडुलम क्लॉक है वो भी इसने, उसकी संरचना इसने विकसित की थी। तो इसने कुछ किताबें लिखी है, तो उन किताबों के नाम क्या क्या है यहाँ पर आपको दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखो मैं बता दूँ आपको कौन कौन सी किताबें इसकी है। सबसे पहले है द लिटिल बैलेंस, ये भी इसके द्वारा लिखी गई किताब है। और स्टारी मैसेंजर भी इसी की लिखी किताब है।
डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज़ ये भी गैलीलियो गैलीली ने लिखी है, और लेटर ऑन द सन स्पॉट ये किताब भी गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखी गई। चारों किताबें गैलीलियो ने ही लिखी है। इनके अलावा इन्होंने एक डी मोट के नाम से निबंध भी लिखा है, एक निबंध श्रेणी भी लिखी है डी मोट के नाम से। तो ये सारी किताबों के नाम आप याद रखना। गैलीलियो गैलीली की रचनाएं हैं द लिटिल बैलेंस, स्टारी मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर ऑन द सन स्पॉट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या किससे की जा सकती है? देखो कि पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु गिर रही है यानी पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ये तो हो गया क्रिया बल। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इसका प्रतिक्रिया बल भी इसी के बराबर और विपरीत होता है, यानी कि वो वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है अपनी ओर, तो पृथ्वी को उस वस्तु की ओर जाते हुए हम क्यों नहीं देख पाते? गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। तो इसका सही आंसर हमको कहाँ से मिलेगा? द्वितीय नियम से, प्रथम नियम से, या तृतीय नियम से, यानी में से किसी से नहीं। इसका सही एक्सप्लेनेशन हमको मिलेगा गति के दूसरे नियम से, क्योंकि गति के तीसरे नियम के अनुसार तो ये सही है कि पृथ्वी अगर वस्तु को आकर्षित करे तो वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करेगी, लेकिन दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा बल उतना अधिक लगेगा, और पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का द्रव्यमान नगण्य, इसलिए हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा संवेग संरक्षण का जो नियम है या संवेग का जो नियम है, इस नियम के अनुसार ये जो है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m, यानी द्रव्यमान वेग में परिवर्तन बटा समय यानी वेग परिवर्तन की दर के। ठीक है, अब ये बल उतना अधिक लगेगा जितना ये द्रव्यमान अधिक होगा। अब क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें दिखाई पड़ता है, वस्तु पृथ्वी की तरफ खींची हुई दिखाई पड़ती है या गति दिखाई पड़ती है। पृथ्वी की गति उसके मुकाबले पृथ्वी इतना अधिक भारी द्रव्यमान है कि उसकी गति हमें नजर ही नहीं आती कि वो उस वस्तु की तरफ गति करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण है। इनमें से कौन सा दोलन अथवा कंपन गति पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण कौन सा है? घड़ी के पेंडुलम की गति, सितार बजाते समय तारों की गति, झूले की गति, या उपरोक्त सभी? तो देखो ये तीनों ही जो एग्जाम्पल है वो तीनों के तीनों ही दोलन या कंपन गति के उदाहरण है। तीन तरह की गति होती है: सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर गति, वर्ताकार गति, जिसमें किसी एक अक्ष के चारों तरफ अगर कोई पिंड इस तरह से घूमे तो वो वर्ताकार है, सर्कुलर मोशन है। और तीसरी तरह की गति होती है दोलन गति या पीरियोडिक, या जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति जैसे घड़ी का पेंडुलम दोलन गति का एक उदाहरण है। तो जैसे मान लो ये पेंडुलम है, ठीक है, और ये इसकी एक पोजीशन है, ये इसकी इधर एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर इस पेंडुलम को यहाँ से छोड़ेंगे तो वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, आधा कंपन पूरा हुआ, फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। तो ये इस तरह से गति करता रहेगा, एक बार इधर यहाँ तक एक्सट्रीम, फिर वापस इधर यहाँ तक एक्सट्रीम, फिर से वापस यहाँ, फिर से। तो ये अपनी अवस्था को बार बार दोहराता है। जब कोई पिंड इस तरह से गति करता है कि वो अपनी अवस्था को बार बार दोहराता है, तो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन, तो इस तरह की गति को आगे पीछे, इस तरह की गति को दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। जब वस्तु अपनी स्थिति को बार बार दोहराए तो ये दोलन गति होती। अगला उदाहरण देखते हैं। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा चली गई दूरी के बराबर, 0, 1 या गणना संभव नहीं है। अगर कोई वस्तु, जैसे मान लो ये वस्तु है और यहाँ से इसने प्रारंभिक बिंदु ए से इस वस्तु ने गति करी और बिंदु बी तक गई और वापस बिंदु बी से वापस बिंदु ए पर आ गई, यानी गति करते हुए प्रारंभिक से वापस प्रारंभिक पर आ गई, तो इसके द्वारा जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? तो देखो विस्थापन का मतलब होता है प्रथम अवस्था और अंतिम अवस्था, यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था भी यही है और अंतिम अवस्था भी यही है, इसी अवस्था पर है। यहाँ से मान लो यहाँ गई, वापस यहाँ से यहाँ आ गई, तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही जगह पर है, तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी जो है वो 0 नहीं होगी। दूरी चले गई रास्ते की कुल लंबाई है, तो इसने कितना रास्ता चला, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया 10 किलोमीटर, वापस यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर आया, तो रास्ते की लंबाई 20 किलोमीटर। तो दूरी तो यहाँ 20 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 0 है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही है इसलिए।
अगला प्रश्न देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अगर पदार्थ का संवेग p और उसके वेग का अनुपात निकाले तो कौन सी राशि प्राप्त होगी। तो वेग होता है v, तो p बटा v से कौन सी राशि प्राप्त होगी। तो देखो p का सूत्र क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो हम p बटा v कर रहे हैं ना, p बटा v, तो ये p हो गया mv, तो mv बटा v। इससे कौन सी राशि प्राप्त होगी, v से v कैंसिल हो गया, m द्रव्यमान, तो कौन सी राशि प्राप्त हुई, द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रक्षेप्य गति प्रवलयाकार में दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होता है। लंबी कूद का खिलाड़ी जब लंबी कूद करता है, ठीक है, लॉन्ग जंप जब करता है, तो किस कोण से कूदे कि उसको दीर्घतम प्राप्त यानी ज़्यादा दूर तक वो जाए। तो इसके लिए सही उत्तर है 45 डिग्री। अगर वो 45 डिग्री के कोण से कूदे तो वो इस तरह से प्रवलयाकार गति हो जाएगी और वो दीर्घतम प्रास तक जाएगा। अगर यहाँ से वो 45 डिग्री के कोण पर कूदता है तो वो ज़्यादातर लंबी दूरी तक जाएगा। अगला प्रश्न, एक समान गति के साथ एक वस्तु, अगर कोई वस्तु एक समान गति में है तो त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, या वेग असमान रहेगा। तो एक समान गति में वस्तु त्वरित हो सकती है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है। एक पूर्ण दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है। अगर जैसे मान लो वो पेंडुलम का उदाहरण देते हैं हम आपको, ये पेंडुलम है, अगर मान लो ये पेंडुलम यहाँ से रिलीज किया गया, यहाँ से छोड़ा, और ये इसकी मध्य अवस्था है, और ये इस तरफ मान लो यहाँ पर ये फाइनल अवस्था है, तो ये पेंडुलम मान लो ये पोजीशन ए है, ये ओ है, और ये पोजीशन बी है। तो पोजीशन ए से बी तक आधा दोलन या आधा कंपन हुआ, वापस बी से ए तक आने पर पूरा कंपन हो जाएगा। तो एक पूरा दोलन या कंपन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको आयाम कहते हैं कि आवर्तकाल कहते हैं कि आवर्ती कहते हैं कि तरंग का अपवर्तन कहते हैं। तो सही उत्तर है आवर्तकाल। देखो टाइम लगने वाला समय काल, तो आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में, या एक पीरियड पूरा करने में, एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। जैसे मान लो इस पेंडुलम को अगर यहाँ से छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में पहुँचा, और वापस अगले 2 सेकंड में वापस यहाँ पहुँचा, तो एक दोलन पूरा करने में इसको कितना टाइम लग गया, यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकंड, तो कुल 4 सेकंड। तो इसका आवर्तकाल कितना हो गया, 4 सेकंड। इसको टी से लिखते हैं, ठीक है। और आवर्तकाल हमेशा, आवर्तकाल जो होता है वो हमेशा आवर्ती का व्युत्क्रम होता है, या आवर्ती जो है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। जैसे आवर्ती जिसको हम न्यू से लिखते हैं, ये 1/t होता है, इसका सूत्र ये होता है, यानी 1 आवर्तकाल बराबर आवर्ती। अब आवर्ती क्या होती है, तो आवर्ती होती है कंपनों की कुल संख्या एक इकाई समय में। एक इकाई समय में पूर्ण किए गए कुल दोलन या कुल कंपन उसकी आवर्ती कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इसकी इकाई हर्ट्ज होती है, HZ से इसको लिखते हैं, हर्ट्ज आवर्ती की इकाई होती है। आवर्तकाल तो काल है, तो इसकी इकाई सेकंड हो जाएगी, टाइम हो जाएगी। तो आवर्ती का मतलब हो गया एक सेकंड में कितने कंपन पूरे किए। जैसे मान लो ये लोलक था, और इस लोलक ने या इसने मान लो एक सेकंड में 2 चक्कर पूरे किए, 2 लोलक पूरे किए, तो इसकी आवर्ती कितनी होगी, 2। और एक सेकंड में 2 पूरे कर रहा है, तो एक को पूरे करने में कितना टाइम लगेगा भाई, 2 साइकिल पूरा करने में, यहाँ से यहाँ गया आया, फिर यहाँ से यहाँ गया और वापस आया, ऐसा 2 पूरा करने में 1 सेकंड लगा रहा है, तो एक को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, आधा सेकंड। तो आधा सेकंड हो गया इसका आवर्तीकाल, 0.5 सेकंड हो गया इसका आवर्तकाल, और आवर्ती होगी 2। अब देखो जो हमारा सूत्र था आवर्ती का, उसके हिसाब से देखते हैं, आवर्ती बराबर 1 आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल कितना आया, 0.5, तो 1/0.5 सेकंड। तो अब इसकी आवर्ती कैसे निकलेगी हर्ट्ज में, 1/0.5, 1/0.5 को सोल्व करो, 0.5 को सोल्व करेंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10/5, तो 10/5 कितना होता है, 2। तो आवर्ती कितनी होगी, 2, यानी आवर्ती न्यू बराबर 1 आवर्तकाल, ये सूत्र होता है। और अगर आवर्तकाल का यहाँ से सूत्र बनाएंगे तो आवर्तकाल का सूत्र क्या बन जाएगा, इन दोनों को क्रॉस गुणा करो, v गुणा t बराबर 1, तो t बराबर 1 न्यू 1। आवर्ती यानी एक सेकंड में कुल कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कुल कंपनों की संख्या, एक इकाई समय में कुल कंपनों की संख्या आवर्ती है। और एक आवर्तकाल को पूरा करने में, एक कंपन को पूरा करने में, एक आवर्त को पूरा करने में, एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। संवेग को, क्रिया प्रतिक्रिया को, त्वरण को, या बल को। तो बल को परिभाषित करता है। वह असंतुलित कारक जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर दे वह बल है। जड़त्व पहला नियम से पता चलता है। गेंद पकड़ते समय क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ पीछे ले जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया, संवेग को कम करने के लिए पीछे ले जाता है, दूसरा नियम न्यूटन का।
त्वरण से संबंधित सूत्र है। त्वरण से संबंधित सूत्र कौन सा है? तो त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण का ए होता है, ए से लिखते हैं तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर ये वी माइनस यू अपॉन टी इस सूत्र में आ रहा है, तो ये त्वरण का सूत्र हो जाएगा। अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटा समय, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो ये वेग परिवर्तन हो गया v माइनस यू, और दर के किसी भी वस्तु की दर यानी उसको समय से भाग देना है, तो डिवाइड बाई टी। तो वेग परिवर्तन v माइनस यू, इसकी दर तो बटा टी, ये क्या हो गया? त्वरण। अगला प्रश्न, आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, जूल, अर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो हर्ट्ज सही उत्तर है। जूल कार्य और ऊर्जा की ऐसा इकाई है। अर्ग बल की एम के इसमें इकाई है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? सही उत्तर है न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना गैसें जब रॉकेट छोड़ते ऊपर, तो जिस स्पीड से, जिस वेग से गैसें बाहर निकलती है वायु में, वायुमंडल में दाब लगाती है, उतना ही दाब उन रॉकेट पर आगे की तरफ लगता है। तो तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इस पर काम करता है रॉकेट। अगला प्रश्न देखते हैं कि वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन बनाने वाले का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्र की तरफ। ठीक है, इन पर केंद्र की तरफ बहुत तेज स्पीड से ऐसे घुमाया जाता है, केंद्र की तरफ बल लगता है, ये अपकेंद्रण या वॉशिंग मशीन है। तो जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, भारी पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। इसलिए घी जो होता है, मक्खन वो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है, और छाछ भारी होता है वो नीचे चला जाता है। यही अपकेंद्रण का सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत यही है। इसी से कपड़े सूखते हैं, इतना तेज से स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है कि कपड़ों से पानी निचुड़ जाता है, मेल निकल जाता है। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन करती है, मान लो एक मेज है जो घूर्णन कर रही है, ठीक है, घूर्णन मतलब अपनी अक्ष पर घूम रही है, वो ऐसे गोल गोल घूम रही है। अब बताओ इस पर अगर कोई लड़का बैठेगा तो उसका वेग बढ़ेगा कि कम होगा कि उतना ही रहेगा? भाई वो बैठ गया तो बैठने से उसका कोणीय वेग तो कम ही हो जाएगा ना। तो ऑप्शन ए ठीक है, कम हो गया। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क के बजाय बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो यहाँ पर घर्षण वाला कंसेप्ट आ जाएगा कि बर्फ सड़क से सख्त होती है कि सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है? सही उत्तर यह घर्षण वाला, कि बर्फ का घर्षण कम है, सड़क पर घर्षण अधिक है। इसलिए हम सड़क पर तो सही चल पाते हैं लेकिन बर्फ पर फिसलते हैं, क्योंकि जब भी फिसलन वाली सतह होती है, चिकनी सतह होती है, तो वहाँ पर घर्षण कम हो जाता है, और घर्षण कम होता है तो चलना असंभव या मुश्किल होता है। अगला प्रश्न, रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण, आवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या संवेग संरक्षण? तो सही उत्तर यहाँ पर है संवेग का संरक्षण। पहले जितना संरक्षण संवेग था उतना ही बाद में संवेग रहता है, ये संवेग संरक्षण है। अगला प्रश्न, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये कौन सा नियम है? न्यूटन का गति विषयक पहला या दूसरा या तीसरा या कोई नहीं? तो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी को अगर एक घोड़ा खींच के ले जा रहा है तो घोड़ा आगे क्यों बढ़ रहा है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल के कारण, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल के कारण, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल के कारण, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से? ऑप्शन डी सही है, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया बल लगा रहा है घोड़ा अपने पैरों से पृथ्वी पर, तो बदले में पृथ्वी प्रतिक्रिया बल लगाएगी घोड़े के पैरों पर, यानी घोड़े पर आगे की तरफ। पेचकस स्क्रू ड्राइवर किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का, जड़त्व आघूर्ण का, अभिकेंद्रीय बल का, यानी में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है यहाँ पर बल आघूर्ण का। अगला, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो उनका भी सही उत्तर है बल आघूर्ण पर, टॉर्क के ऊपर। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो मूल ताकतवर बल, कमजोर बल और चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये 4 आधारीय बल होते हैं। तो इसमें से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे कमजोर बल होता है। मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हालांकि इसकी परास जो होती है वो अनंत होती है, ब्रह्मांड होती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अधिक ताकतवर बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है, लेकिन इसकी परास सबसे कम होती है, 3 फर्मी, केवल 3 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब 10⁻15 मीटर, 3 फर्मी नाभिक में। केवल नाभिक की आकार कितना छोटा होता है, 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। तो ये बहुत कम रेंज है इसकी परास, लेकिन है सबसे ज़्यादा ताकतवर। और गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज अनंत है, पूरा ब्रह्मांड रेंज है, लेकिन है सबसे न्यूनतम बल, बहुत ताकतवर नहीं, सबसे कमजोर बल है, एकदम कमजोर बल है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथन चुनिए। चाल और वेग दोनों में दिशा और परिणाम होते हैं, गलत। चाल में केवल परिमाण, जबकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सही। चाल धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है, गलत। वेग के परिणाम को चाल कहते हैं, गलत। सही उत्तर ऑप्शन बी है।
चाल धनात्मक हो सकती है लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होगी, शून्य हो सकती है, ऋणात्मक होगी नहीं चाल। डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, जड़त्व के नियम के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा। घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण क्या कहलाता है? घन कोण, कोणीय विस्थापन या कोणीय वेग? तो सही उत्तर है कोणीय विस्थापन। बल का गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और त्वरण का। तो बल F इज इक्वल टू होता है ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन सी ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करो। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, जड़त्व के कारण। बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है, जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। कौन से कथन सत्य है? देखो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं दोबारा से। पहला स्टेटमेंट है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है, जड़त्व के कारण। बिल्कुल सही है, ठीक है। गति का जड़त्व है, यात्री भी गति में है। अब बस रुक गई, यात्री का शरीर जो बस के संपर्क में था वो रुक गया, लेकिन ऊपर का शरीर अभी भी गति में है, तो आगे की तरफ, जड़त्व के कारण। ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। जब बंदूक छोड़ते तो वो गोली पर जितना आगे क्रिया बल लगता है उतना ही बल बंदूक पर पीछे की ओर लगता है, क्योंकि गोली के मुकाबले बंदूक का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए वेग कम होता है, बंदूक ज़्यादा पीछे नहीं जाती, गोली बहुत आगे जाती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा प्रश्न, तीसरा स्टेटमेंट कि खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को जब नीचे गिरता है तो बालों का ढेर बिछाया जाता है, जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। बिल्कुल गलत है, ये सवेग को कम करने के लिए, स्वयं परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, क्योंकि बल कम लगे, उसको चोट नहीं लगे। F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये टी जितना ज़्यादा रहेगा ना, बालू का ढेर बिछाएंगे तो उसको ऊपर से बालू में धसेगा वो, तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ना, उसको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा इसकी गति को एकदम से जीरो होने में। तो ये टाइम ज़्यादा मिल गया तो v माइनस यू इसका मान कम हो जाएगा, तो उसको कम बल लगेगा, चोट नहीं लगेगी, इसलिए। तो ये सवेग का है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे बल, गति और गति के नियम से। अगला पार्ट जल्दी लेकर आ रहा हूँ इसी पर, बल, गति और गति के नियमों पर। बने रहिए इसी चैनल पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।